अब मैं इतना पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको यहाँ से एडिट में जाके कॉपी यानी कि कंट्रोल सी कर रहा हूँ, एक नई फाइल में यहाँ से ले रहा हूँ। यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल वी मतलब कि पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। इसको मैं साइड में इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एक और कॉपी बनाना है। यहाँ से मूव टूल ले लेंगे। मूव टूल लेने के बाद इमेज के ऊपर जाने के बाद ऑल्टर प्रेस करेंगे। ऑल्टर प्रेस करने से हमारा साइन ये चेंज हो जाएगा और इसको इस तरीके से मूव करेंगे। ये एक और कॉपी बन गई। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसका एक और कॉपी लिया, एक नया लेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन चुका है। अब आप देख सकते हैं कि आर्ट बोर्ड के बाहर थोड़ा सा इमेज मेरा जा रहा है। मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके लेयर 1 को सिलेक्ट कर देता हूँ और थोड़ा इसको मूव कर देता हूँ एरो की से, या तो मूव टूल से भी आप मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप एरो की से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मूव टूल से, एरो की से, किसी से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इतना पार्ट में सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको कट, उसका जो शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स में करता हूँ। इतना पार्ट यहाँ से कट करके एक नए फाइल के अंदर जाके कंट्रोल वी मतलब कि पेस्ट, हम लोग यहाँ से इस तरीके से कट पेस्ट भी इमेज को कर सकते हैं। अब आता है क्लियर। क्लियर से क्या होता है, जो भी एरिया हम लोग सिलेक्ट करते हैं उतने एरिया को आपको डिलीट करना है तो क्लियर का यूज़ होता है। एडिट में जाके यहाँ से क्लियर कर दीजिए, उतना एरिया आपका डिलीट हो जाएगा। अब आता है एडिट के अंदर फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन में कंटेंट के अंदर अलग अलग चीज़ें दी हुई है, जैसे कि फोरग्राउंड कलर। हमने आगे देखा था, अगर फोरग्राउंड कलर जो है वो हमको फिल करना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इतना एरिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ। एडिट में जाके फिल के अंदर फोरग्राउंड कलर और ओके कर दिया। देखें ये ब्लू कलर यहाँ पे फिल हो गया। सेम वैसे ही एडिट के अंदर फिल में जाके फोरग्राउंड की जगह पे आप बैकग्राउंड कलर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से फिल में जाके कलर करेंगे तो आप अपना जो भी सिलेक्टेड कलर है वो भी आप फिल कर सकते हैं। फिल ओपन कर लेते हैं एडिट में। उसके अलावा यहाँ पे एंड में ब्लेंडिंग्स और ओपेसिटी बच जाती है। ये दोनों चीज़ें लेयर से रिलेटेड है, तो जब हम लेयर सीखेंगे तब हम ब्लेंडिंग्स और ओपेसिटी सीख लेंगे। अब एक नया ऑप्शन आता है स्ट्रोक। अगर आपको एक बॉर्डर बनानी है तो स्ट्रोक का यूज़ होता है। यहाँ पे आपको स्ट्रोक की एक विड्थ देनी होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 5 पिक्सल्स। कलर है ब्लू। सिलेक्शन के सेंटर में आपको बॉर्डर चाहिए, सिलेक्शन के इनसाइड बॉर्डर चाहिए, सिलेक्शन के आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, ये आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा है 5 पिक्सल्स और सिलेक्शन के सेंटर में। ओके करेंगे। देखिए एक बॉर्डर बन चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आ गया आपका सिलेक्शन के सेंटर में। तो इस तरीके से हम
अगर फ्रेम बनाना चाहते हैं, बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो हम स्ट्रोक का यूज़ कर सकते हैं। देखिए एडिट में यहाँ पे जो स्ट्रोक दिया गया है, यहाँ पे नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस और जो ऑपेसिटी है, ठीक है, वो लेयर के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम लेयर सीखेंगे तब हम ये भी सीख लेंगे। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो इसको कीजिए कंट्रोल टी, यानी कि फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप इस पॉइंट के जैसे ही थोड़े नज़दीक जाएंगे, देखिए इस तरीके का सिंबल आएगा। आपको इस तरीके का जैसे ही सिंबल आता है, आपको माउस को क्लिक करके ड्रैग करना है और आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए इसके अंदर उसके साथ में कितना डिग्री हमने उसको रोटेट किया है वो भी दिखा रहा है। रोटेट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, आपका फ्री ट्रांसफॉर्म जो है वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल Z कर देता हूँ। बेसिकली फ्री ट्रांसफॉर्म यानी कि कंट्रोल T से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म के साथ में यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, जैसे कि आपने फ्री ट्रांसफॉर्म में देखा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्केल और रोटेट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में आप ट्रांसफॉर्म के अंदर से स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव और वार्प भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है वो हम समझ लेते हैं। स्क्यू करने से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अगर आपको टेढ़ा करना है तो आप वो कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखिए मेरा साइन चेंज हो गया है। अब इसको थोड़ा मैं आगे की तरफ इसको मैं मूव कर देता हूँ। देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा टेढ़ा हो गया। पीछे की तरफ अगर मूव कर देता हूँ, देखिए इस तरीके से अगर आपको थोड़ा बहुत टेढ़ा करना है अपना ऑब्जेक्ट तो इसको टेढ़ा कर सकते हैं, मतलब कि स्क्यू कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं इसको वर्टिकली स्क्यू कर रहा हूँ, पूरा वर्टिकली स्क्यू भी आप इसको कर सकते हैं। एंटर कर दिया तो ट्रांसफॉर्म इसका बंद हो गया। अगेन एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे गया, ये इस तरीके का एक नया सिंबल आ गया। अब इसको किसी भी एक एंगल में इसको आपको खींचना है, आपको छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी करना है, ठीक है, किसी भी एक एंगल में, तो वो आप कर सकते हैं। देखिए वो पूरा जो आपका ऑब्जेक्ट है ना उसको स्ट्रेच कर रहा है। कंट्रोल Z। उसके बाद एडिट में ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है पर्सपेक्टिव। अब ये पर्सपेक्टिव क्या होता है, पर्सपेक्टिव को हम ऑन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं इस पॉइंट को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही इस पॉइंट को मैं ड्रैग करूँगा, नीचे वाला पॉइंट भी उसी तरह ड्रैग होगा। देखिए 2 पॉइंट एक साथ हो रहे हैं। देखिए इस पॉइंट को मैं अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से अगर टेढ़ा करना है तो हम पर्सपेक्टिव का यूज़ करेंगे। पर्सपेक्टिव में फ़ायदा ये है कि आप किसी भी एक पॉइंट को मूव करते हो तो उसका ऑपोजिट जो दूसरा पॉइंट होता है वो भी उसी तरीके से मूव होता जाता है, इस तरीके से। कंट्रोल Z। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर एक और ऑप्शन आता है वार्प। अब ये वार्प क्या होता है तो देख लेते हैं। देखिए मैंने वार्प ऑन किया है,
जैसे ही मैंने वार्प ऑन किया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड हो गई हैं। अब तक ये लाइंस नहीं थी। अब देखिए यहाँ से मैं इसका पॉइंट जो है उसको मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए ये इस तरीके से कार मुझे ऊपर की तरफ खींचेगी, दिख रहा है। इसका टॉप देखिए, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ ले रहा हूँ। इससे कार का शेप चेंज हो गया है। अब देखिए ये आगे का जो वार्प का पॉइंट है उसको मैं खींच रहा हूँ। देखिए कार का शेप देखिए किस तरीके से चेंज हो रहा है। देखो कार इस तरीके से दब गई। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से वार्प टूल से शेप भी चेंज कर सकते हैं। देखिए पीछे का पॉइंट भी मैं खींच रहा हूँ। देखिए गाड़ी लंबी हो रही है। एंटर। मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इस तरीके से वार्प टूल से शेप चेंज कर सकते हैं। अब एडिट के अंदर ट्रांसफॉर्म में एक और ऑप्शन आता है, रोटेट 180 डिग्री। मतलब आपके ऑब्जेक्ट को ये 180 डिग्री रोटेट कर देगा इस तरीके से, पूरा उल्टा। उसके साथ में है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर आपको रोटेट करना है तो क्लॉकवाइज आप रोटेट कर सकते हैं। आपको 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट को फ्लिप करना है, मतलब इसका मिरर करना है लेकिन हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टली मिरर हो जाएगा। अगर इसको वर्टिकली मिरर करना है तो आप इसको वर्टिकली मिरर भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम सीखेंगे एडिट के अंदर डिफाइन ब्रश प्रीसेट। ये क्या होता है? आपको अगर कोई भी शेप एज अ ब्रश का जो लाइब्रेरी है उसके अंदर ऐड करना है तो हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ, कुछ यहाँ पे और कुछ ऐड कर देते हैं। ये एक मेरा शेप बन गया है। अभी मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल प्रेस करके लेयर पे सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ मेरा ड्रॉ किया हुआ एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब एडिट पे जाके डिफाइन ब्रश प्रीसेट करना है। जैसे ही हम लोग ये करेंगे वो पूछेगा कि इसको सैंपल ब्रश बनाना है, हम करेंगे ओके। जैसे ही ओके करेगा वो ब्रश की लाइब्रेरी में चला जाएगा। अब नया लेयर लेने के बाद हम यहाँ पे जाके ब्रश टूल को ऑन कर लेंगे। आप देखेंगे कि ब्रश टूल की ये जो लाइब्रेरी है उसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो आपने जो अभी बनाया हुआ ड्राइंग था वो ऐड हो चुका है। आपका ब्रश उस शेप का हो चुका है। अब इसको एज अ ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम सीखेंगे इमेज मेन्यू। इमेज मेन्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है मोड। मोड के अंदर सबसे पहले आता है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल जैसे क्या होता है, ये जो पूरा इमेज होगा वो पूरा ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ग्रे स्केल मोड में चाहिए। अगर आपको मोड चेंज करना है, इंडेक्स्ड मोड करना है तो इंडेक्स मोड में भी हो जाएगा। नॉर्मली आपको इंडेक्स मोड का यूज़ करना होता नहीं है। लैब प्रिंटिंग में इंडेक्स कलर का हम लोग यूज़ करते हैं। RGB मोड जिसमें हम नॉर्मली उसी में वर्क करते रहते हैं। CMY के लैब कलर्स, इस तरीके से अलग अलग मोड दिए गए हैं। हमको सिर्फ RGB में ही वर्क करना है। उसके बाद इमेज में एडजस्टमेंट दिए गए हैं। एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। इमेज की आप ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं।
इस तरीके से इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट बढ़ाना है, कम करना है। कभी कभी इमेज काफ़ी डार्क होती है, वैसे में इस तरीके के ऑप्शन का यूज़ हमको करना पड़ता है। देखिए ये जो इमेज है इसका थोड़ा सा हम ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। देखिए इमेज एकदम खुल गई, ये देखिए एकदम डार्क हो गई। इस तरीके से इसका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट किया जाता है। देन लेवल्स के अंदर भी सेम वही चीज़ है, उसका इनपुट लेवल और आउटपुट लेवल आपको सेट करना होता है। इनपुट लेवल जैसे ही हम बढ़ाएंगे, ये देखिए कि एकदम शार्प हो रही है, डार्क हो रही है। इतना इनपुट लेवल बढ़ाने के बाद यहाँ से हम लोग आउटपुट लेवल बढ़ा रहे हैं, जो और डार्क हो गया है। लेकिन अगर यहाँ से बढ़ाएंगे तो देखिए ये पूरा इस तरीके से वाइट हो रहा है। इस तरीके से आप इमेज को शार्प कर सकते हैं। इसको थोड़ा कम कर देते हैं। आउटपुट लेवल में नॉर्मली क्या होता है कि जो पूरा इमेज होता है ना, उसका ब्राइटनेस या डार्कनेस आउटपुट लेवल कम या ज़्यादा करता है, लेकिन इमेज का जो शार्पनेस है उसको इनपुट लेवल कम या ज़्यादा कर देता है। इमेज के अंदर कर्व्स ऑप्शन आता है, वही चीज़ हम लोग कर्व से कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके ये पॉइंट ऐड करना है और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा ड्रैग करना है इस तरीके से। देखिए इमेज खुल रही है। अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करके इसको नीचे की तरफ ला रहा हूँ। देखिए पूरी इमेज शार्प हो गई। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए पूरा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। मतलब किसी भी टाइप का कलर इफेक्ट अगर करना है तो पूरा हम लोग एडजस्टमेंट का यूज़ करेंगे। एडजस्टमेंट हमेशा किसी भी इमेज का कलर इफेक्ट चेंज कर देता है। उसके बाद आता है एक्सपोजर। यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं। अगेन वही चीज़ है, उसको ऑफसेट भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये देखिए एकदम इस तरीके से शार्प इमेज बना भी सकते हैं इससे। प्रिंटिंग में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद एडजस्टमेंट में आता है वाइब्रेंस। ठीक है, वाइब्रेंस से उसके डार्कनेस और शार्पनेस इससे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये देखिए एकदम बर्न जैसा हो गया। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। किसी भी इमेज में किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट टूल है ये। एक काम करते हैं, एक और इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक लासो टूल से इतना पोर्शन मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब इमेज में ह्यू, सैचुरेशन, यहाँ से सबसे पहले आपको कलराइज जो है वो ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ह्यू के अंदर से आपको कलर सिलेक्ट करना है। जैसे कि इसका कलर ले लेते हैं येलो, या तो फिर ब्लू ले लेते हैं। इसका सैचुरेशन बढ़ाने से वो कलर की डार्कनेस बढ़ेगी। देखिए इसको थोड़ा लाइट कम करने से ये इस तरीके से उसके कलर का शार्पनेस और लाइटनेस हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके कर देंगे। देखा। उसके बाद एडजस्टमेंट में आता है कलर बैलेंस। ठीक है, यहाँ से मैं साइन को रेड की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखिए कलर इस तरीके से सेट है। देखो
थोड़ा सा इसमें येलो डालते हैं, मतलब कलर को अगर आपको थोड़ा बैलेंस करना है, ठीक है, तो कलर बैलेंस का यूज़ होता है। अगर पूरे इमेज को आपको ब्लैक एंड वाइट करना है या तो फिर किसी भी सिलेक्टेड चीज़ को आपको ब्लैक एंड वाइट कर देना है तो इसका यूज़ होता है। ब्लैक एंड वाइट करने के लिए ये इमेज ले लेते हैं। इतना पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया है। एडजस्टमेंट में जाके यहाँ पे करेंगे ब्लैक एंड वाइट। देखिए पूरा ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई कलर में ये चीज़ करनी है तो भी उसके लिए बहुत ही ये यूज़फुल है। जैसे कि ये एक चीज़ काफ़ी यूज़फुल होती है, यहाँ पे जाके इसको पूरा हम लोग ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। यहाँ पे नीचे टिंट का ऑप्शन दिया है। टिंट का ऑप्शन ऑन करते ही आपका इमेज पूरा एक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन यहाँ से आप यू को थोड़ा चेंज कर दीजिए ताकि इसका कलर आप चेंज कर सको। इस तरीके से काफ़ी सारी जगह पे फ्लायर्स में, फ़ोटोशॉप में, आपके वेबसाइट पे, अलग अलग जगह पे इस तरीके से अगर इमेज रख के आपका जो डिज़ाइन है उसको अट्रैक्टिव आप बना सकते। फ़िल्टर, फ़ोटो फ़िल्टर में क्या होगा, अगर आपने कोई कलर सिलेक्ट किया है, अगर उस कलर को आपने जो सिलेक्ट किया है उस एरिया पे या तो पूरे इमेज पे आप अप्लाई करना चाहते तो फ़ोटो फ़िल्टर का यूज़ होता है। यहाँ पे एक कलर हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से कर देते हैं ये ग्रीन वाला। अब देखिए इसके डेंसिटी हम बढ़ा देते थे। देखिए ये पूरा जो इमेज है वो ग्रीन टोन में जा रहा है। ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। किसी भी एक टोन में आपको पूरा इमेज करना है तो आप फ़ोटो फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट में आता है चैनल मिक्सर, ठीक है। चैनल मिक्सर के अंदर यहाँ पे आपको दिया गया है रेड, ग्रीन, ब्लू और कांस्टेंट। रेड को आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम करेंगे। ग्रीन को देखिए इस तरीके से आप कलर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कलर एडजस्टमेंट करने के बाद इसको कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। देन यहाँ पे आता है इन्वर्ट। इन्वर्ट मतलब कि अभी जो कलर है एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट कलर, मतलब आपको अभी जो स्क्रीन पे कलर दिख रहे हैं उसका ऑपोजिट, पूरा ऑपोजिट कलर हो गया। इट्स लुकिंग लाइक अ नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे आता है पोस्टराइज। ऐसा कुछ इफेक्ट अगर आपको देना है इमेज को तो इस तरीके से इफेक्ट आप दे सकते हैं पोस्टराइज से। नॉर्मली कोई भी क्रिएटिव वर्क करना है आपको तो इस तरीके से पोस्टराइज का आप यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ क्रिएटिव इमेज बना के अपने किसी भी ब्रोशर या किसी भी पैम्पलेट के फ्रंट पेज पे आप उसको रख सकते हैं। थ्रेशोल्ड, ये पूरा सेम इफेक्ट ही है लेकिन ये स्केच इफेक्ट के ऊपर जाएगा। देखिए इस तरीके से इफेक्ट देना है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, अगर थोड़ा कम ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये इफेक्ट ज़्यादा अच्छी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड कर देते हैं, ये देखिए। हाँ, इस तरीके से अगर आपको इस कार को दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। थ्रेशोल्ड के बाद आता है ग्रेडियंट मैप। पूरे इमेज पे एक ग्रेडियंट कलर डालना है आपको तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ से अपना खुद का भी कोई ग्रेडियंट कलर बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी ग्रेडियंट टूल के अंदर देख चुके हैं। ऑलमोस्ट ये उसके जैसा ही है। इस तरीके से पूरे इमेज पे आप ग्रेडियंट कलर डाल सकते हैं। सिलेक्टिव कलर,
अगेन ये पूरा कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दिया गया है सायन, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। इन 4 कलरों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सायन कम करना, बढ़ाना, मैजेंटा उसमें बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए इफ़ेक्ट चेंज होती रहेगी इस तरीके से। थोड़ा उसको ब्लैक कम करेंगे तो लाइट हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है शैडो एंड हाइलाइट्स। इसकी अमाउंट बढ़ाने पर ये इमेज शार्प हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से भी आप एक लुक बना के इसका आप ब्रोशर या मैगज़ीन ऐसी कोई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में आगे आता है डिसैचुरेट, पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। और मैच कलर, अगर किसी और इमेज के साथ यहाँ पे कलर मैच करना है तो इसका यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे जाके मैं एक और इमेज ले लेता हूँ। ये जो इमेज का ओवरऑल कलर है ये मुझे इस इमेज में चाहिए। इमेज मुझे ये पसंद है लेकिन कलर इसका मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में जाके मैच कलर में जाके यहाँ पे सोर्स दिया गया है। सोर्स में वो जो दूसरी वाली इमेज थी उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे देखिए उस इमेज का कलर यहाँ पे आ गया है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दूसरी वाली इमेज का कलर इसके ऊपर हमने एडजस्ट किया है पूरा। थोड़ा इसका लुमिनसिटी रखते हैं। जैसे ही फीड करते जाएंगे आपका ओरिजिनल इमेज आता जाएगा, इसलिए फेड जितना कम रखेंगे दूसरी इमेज का कलर इसके ऊपर ज़्यादा रहेगा। देखिए अब ये दोनों इमेज का कलर जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो गया है। इसका यूज़ क्या होता है, अगर आपके पास अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस की इमेजेस हैं और आपको एक ही लेयर पे एक ही तरह के कलर्स में उसको रखना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये मैच कलर काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके बाद यहाँ पे आता है रिप्लेस कलर। रिप्लेस कलर में सबसे पहले ये फजीनेस जो है वो आपको 0 कर देना है। अब आपको कंट्रोल प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे आपको अपनी इमेज दिखेगी। आपको जो भी कलर रिप्लेस करना है किसी और कलर से, उस कलर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके इस कलर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट हो चुका है। अब इसकी जगह पे कौन सा कलर चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा यू में से, लेकिन सबसे पहले आपको फजीनेस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे जितना पोर्शन वाइट में रहेगा उतने ही पोर्शन का कलर चेंज होगा। मैं यहाँ से फजीनेस बढ़ा देता हूँ, बस इतना फजीनेस रख देते हैं। अब यहाँ से यू इसका चेंज कर देते हैं। देखिए ये कलर इसका चेंज हो गया। एक और चीज़ दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर यहाँ पे जाके रिप्लेस कलर, कंट्रोल प्रेस किया, ये कलर को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद फजीनेस एडजस्ट किया इस तरीके से। और अब यहाँ से यू के अंदर आपको कलर चेंज करना है। देखिए ये गाड़ी का कलर चेंज इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा फजीनेस बढ़ा सकते हैं इसको। इसका सिचुएशन भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से अगर गाड़ी का पूरा कलर चेंज करना है या तो भी किसी भी चीज़ का आपको कलर चेंज करना है तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। अब इमेज मेनू के अंदर आता है इक्विलाइज। इक्विलाइज क्या करता है कि कभी कभी इमेज के ऊपर कहीं पे भी कोई डार्क कलर ज़्यादा होता है तो कहीं पे लाइट कलर ज़्यादा होता है।
ऐसी सिचुएशन में इक्वलाइज करने से पूरा सिमेट्रिकल कलर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं जाके मैं क्लिक कर देता हूँ, वो अपने आप ही कलर पूरा एडजस्ट कर लेगा। फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे आपको दिया गया है ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट और ऑटो कलर। तो ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली ही किसी भी इमेज का कलर कॉन्ट्रास्ट अगर ठीक नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली पूरा एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे जाके आपको सिर्फ क्लिक करना है, इस तरीके से उसका कलर कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट हो जाएगा। अब इमेज में आता है यहाँ पे इमेज साइज। इमेज साइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इमेज साइज क्या करता है, ये किसी भी इमेज का आपको साइज या फिर रेजोल्यूशन उसका चेंज करना है तो इमेज साइज का हम लोग यूज़ करेंगे। अगर ये सेम साइज आपको रखना है और इसका रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे बढ़ाना है तो याद रखिएगा ये रास्टराइज सॉफ्टवेयर है तो इमेज आपका थोड़ा ब्लर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से मैं इसका जो रेजोल्यूशन है वो कर देता हूँ 300। देखिए ये थोड़ा ब्लर्ड हो गया, देखिए ना। सो यहाँ से कोई भी अपना साइज डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से पिक्सल्स में साइज डाल देता हूँ। मैं यहाँ से कर देता हूँ 500, छोटी सी इमेज। ओके करेंगे, आपकी इमेज छोटी हो गई। तो इमेज का साइज और इमेज का रेजोल्यूशन सेट करना है तो इमेज साइज, और अगर आपके आर्ट बोर्ड का साइज अगर आपको चेंज करना है तो कैनवास साइज। फिलहाल आपकी ये कैनवास साइज है, इसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ 24 विथ। दोनों तरफ से इस तरीके से विथ उसकी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 12 तो यहाँ से दोनों तरफ से ये इसकी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कैनवास के अंदर ये जो एरो कीज दी है जिसको हम एंकर बोलेंगे, यहाँ से मैं इस एंकर को बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद अब इसका जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 22। तो देखिए सिर्फ इस तरफ से मेरा आर्टबोर्ड है वो बड़ा हो गया। मतलब जो एरो आप बंद कर देंगे उस तरफ से एडिशन नहीं होगा। उसके बाद इमेज में आता है इमेज रोटेशन 180 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। आर्बिट्री मतलब आप कोई भी एंगल डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्लॉकवाइज 45। उसके बाद इसको अगर फ्लिप करना है तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। और उसके बाद आता है ट्रिम। ट्रिम क्या होता है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट कट किया है, जैसे कि मैं यहाँ पे इतना पोर्शन कट कर देता हूँ, ये पोर्शन मेरा इतना कट हो गया। अभी ये जो बाकी का फ्री स्पेस बच गया, इमेज में जाके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, ओके, तो उतना पोर्शन कट हो जाएगा। वैसे ही उसका उल्टा होता है रिवील ऑल। आपका जो आर्टबोर्ड का साइज है उसमें से इमेज अगर बाहर जा रहा है इस तरीके से, तो मैं यहाँ से कर दूंगा रिवील ऑल, तो मेरा पेज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अगर मुझे पूरे फाइल की डुप्लीकेट लेनी है तो यहाँ पे जाके ओके करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। ये बहुत ही काम की चीज़ है। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जिस इमेज में एडिटिंग करना है उस इमेज को ओपन करके आपको इमेज में जाके उसका डुप्लीकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों?
अगर आपने ओरिजिनल इमेज में कुछ भी चेंजेस कर दिया और अगर चेंजेस करने के बाद आपने उसको सेव कर दिया है तो आपका ओरिजिनल इमेज जो है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेट लेना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका ओरिजिनल इमेज जो है वो चेंज ना हो पाए। दोस्तों, फोटोशॉप के आज के सेशन में अब हम लेयर सीखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे और किस तरीके से होता है। लेयर मेन्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू। उसके अंदर लेयर, मतलब कि अगर आपको नया लेयर ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल एन उसका शॉर्टकट है और यहाँ से भी आप एक क्लिक करके नया लेयर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है लेयर के अंदर लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, मतलब कि किसी भी लेयर को अगर आप बैकग्राउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से लॉक ओपन करके एक नॉर्मल लेयर मैंने इसको बना दिया है। इसको वापस अगर बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लेयर में जाके न्यू में जाके बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। अब आता है ग्रुप। ग्रुप के अंदर क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा लेयर आपको एक साथ एक ग्रुप में चाहिए तो हम लोग लेयर में जाके ग्रुप करेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर अलग अलग लेयर में अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और उसको एक साथ आपको मूव करना है, स्केल करना है, ऐसी कोई चीज़ें करनी है तो उसमें ग्रुप का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ लेयर ले रहा हूँ और उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। जैसे कि लेयर 1 में मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया। लेयर 2 के अंदर एक इलिप्स बना देते हैं कुछ इस तरीके से। अब मुझे ये दोनों अलग अलग लेयर के अंदर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं वो एक ग्रुप में चाहिए। देखिए ये दोनों अलग अलग लेयर हैं, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, मुझे ग्रुप में चाहिए, दोनों साथ में चाहिए। तो यहाँ से लेयर में जाके न्यू में जाके कर देंगे ग्रुप। यहाँ पे जाके ओके करेंगे। जैसे ही मैं ये ग्रुप करूँगा, देखिए यहाँ पे एक ग्रुप जो है वो ऑन हो गया है। इसको ऊपर रख देते हैं। अब आपको जो भी लेयर ग्रुप में चाहिए वो आपको इस ग्रुप बॉक्स के अंदर डालना होगा। वो लेयर को हम ग्रुप बॉक्स के अंदर डालेंगे। जैसे कि लेयर 2 को मैं यहाँ पर ड्रैग करके डाल रहा हूँ इस तरीके से ग्रुप बॉक्स के अंदर, और लेयर 1 को भी मैं ग्रुप बॉक्स के अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से और भी लेयर आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया हुआ है। अभी देखिए ये दोनों साथ में मूव कर सकते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्म भी एक साथ कर सकते हैं। ग्रुप में ऑब्जेक्ट रखने का फ़ायदा ये है कि इसको आप इंडिविजुअल भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लेयर 1 सिलेक्ट कर दिया ग्रुप के अंदर, और अब मैं इसके अंदर एडिटिंग करना चाहता हूँ तो इसके अंदर भी एडिटिंग कर सकता हूँ। मतलब एक साथ में भी एडिटिंग कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप किए हुए लेयर्स को ग्रुप में से बाहर निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको उस लेयर को सिंपली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको ग्रुप में से इस तरीके से ड्रैग करके आप उसको बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब जो लेयर 1 है वो ग्रुप के अंदर नहीं है। ठीक है, अगर आप ग्रुप करेंगे तो सिर्फ लेयर 2 ही ग्रुप के अंदर है। अगर आप ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं तो ग्रुप को सिलेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही डिलीट करने के लिए जाएंगे आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि ग्रुप एंड कंटेंट्स, मतलब कि ग्रुप और उसके अंदर जितने भी लेयर्स हैं वो सारे लेयर और पूरा ग्रुप आपको डिलीट करना है, सिर्फ ग्रुप करना है, फिर कैंसिल कर देना है। हम यहाँ से कर देते हैं ग्रुप ओनली। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन लेयर के अंदर ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, मतलब ये ग्रुप जैसा ही है। ग्रुप में आपको क्या करना है कि लेयर में जाके अलग से एक ग्रुप बॉक्स बनाना है और उसके बाद जो अलग अलग लेयर है ड्रैग करके ग्रुप के अंदर जाके आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप फ्रॉम लेयर्स डायरेक्टली ग्रुप को
अलग अलग लेयर्स को सीधा ग्रुप के अंदर डाल देगा। जैसे कि यहाँ पे ये 2 लेयर्स में सीधे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद लेयर में जाके, न्यू में जाके इसको ग्रुप फ्रॉम लेयर्स कर देते हैं। जैसे ये करेंगे, जो लेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रुप के अंदर चले गए हैं। मतलब मुझे एक एक लेयर को ड्रैग करके ग्रुप के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है लेयर्स के अंदर लेयर वाया कॉपी, मतलब कि कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होता है कि अगर आपको किसी भी लेयर का डुप्लीकेट बनाना है तो आप कंट्रोल जे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोल जे। यहाँ पे देखिए इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बन चुका है। देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो फिर ऑल्टर प्रेस करके इसको आप सीधा खींच भी सकते हैं इस तरीके से। देखिए इसका एक और कॉपी बन गया। ये कीजिए या तो फिर कंट्रोल जे कीजिए, बोथ आर सेम। इवन यहाँ पे आता है आपका डुप्लीकेट लेयर, वो भी सेम वैसा ही है। यहाँ पे आप लेयर का एक और डुप्लीकेट बना सकते हैं इस तरीके से। लेयर को आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, या तो फिर कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस करके भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब हम कॉपी मर्ज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले कॉपी मर्ज से होता क्या है वो समझ लेते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लेयर में अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, वो सारे लेयर्स में जो कॉमन एरिया होता है वो आपको कॉपी करके वो सारे एरिया को मर्ज करके सिर्फ दूसरे नए लेयर के अंदर आपको पेस्ट करना है, तो कॉपी मर्ज का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास 2 अलग अलग लेयर्स हैं। अब मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल से इतना पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस करके दोनों लेयर भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे इतना कॉमन एरिया मर्ज करके एक लेयर में पेस्ट करना है, तो मैं एडिट में जाके यहाँ पे कॉपी मर्ज करूँगा। यहाँ से नया लेयर में ऐड करूँगा। ये न्यू लेयर है, यहाँ से नया लेयर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इस लेयर के अंदर यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए हमारा जो एरिया था, कॉमन एरिया जो हमने सिलेक्ट किया था, वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है और दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है। मतलब कि मैंने दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट में मर्ज कर दिया है। तो कॉपी मर्ज से हम लोग 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक लेयर में मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है पेस्ट स्पेशल। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है पेस्ट इन प्लेस। अब मैं यहाँ पे इतना पोर्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाके इसको कॉपी कर देते हैं और कॉपी करने के बाद एक नया लेयर ले लेते हैं। नए लेयर में जिस जगह पे से हमने कॉपी किया एग्जैक्टली उसी जगह पे मुझे सेम वही ऑब्जेक्ट पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जाके एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस करेंगे। देखिए उसी जगह पे पेस्ट हो चुका है ये। लेकिन पेस्ट इनटू क्या करेगा, आपने जो पार्ट सिलेक्ट किया है सिलेक्टेड पोर्शन के अंदर अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट पेस्ट करना है तो पेस्ट इनटू का यूज़ होगा। देखिए मैं यहाँ पे इतना एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो हमने कॉपी किया था सेम वही चीज़ एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट इनटू कर देते हैं। देखिए उसी एरिया के अंदर ये पेस्ट हो चुका है। ओके, वैसे ही सेम पेस्ट आउटसाइड होता है। पेस्ट आउटसाइड मतलब कि जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है उस एरिया के अंदर मुझे अपना कॉपी किया हुआ ऑब्जेक्ट पेस्ट करना है, तो पेस्ट आउटसाइड का यूज़ होता है। देखिए मैं यहाँ पे इतना पोर्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ से कर रहा हूँ
पेस्ट आउटसाइड, देखिए जितना पोर्शन सिलेक्ट किया था उसको छोड़ के बाकी सारा जो एरिया है उसमें आप पेस्ट कर सकते हैं। अब क्लियर से क्या होगा, जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है उसको अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे आप जाके क्लियर भी कर सकते हैं। आज के सेशन में अलग अलग लेयर स्टाइल सीखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे और किस तरीके से होता है। लेयर में यहाँ पे आता है रीनेम लेयर। अगर आप लेयर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सर्कल, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ रीनेम करके बिल्डिंग्स। तो इस तरीके से अलग अलग जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है लेयर स्टाइल्स। अलग अलग लेयर स्टाइल के ऑप्शन दिए गए हैं। इस लेयर को, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहला इसमें ऑप्शन आता है बेवल एंड एम्बोस। आप यहाँ से लेयर स्टाइल ओपन कर सकते हैं या तो फिर आपको यहाँ पे नीचे लेयर स्टाइल दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। लेयर स्टाइल को वैसे ब्लेंडिंग ऑप्शन भी बोला जाता है। अलग अलग यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है बेवल एंड एम्बोस। देखिए यहाँ से मैं बेवल एंड एम्बोस ऑन कर देता हूँ। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे एक शैडो जैसा ऑन हो गया है, थोड़ा ये एम्बोस भी हो रहा है। बेवल एम्बोस के अंदर कुछ और ऑप्शंस हैं, इनर बेवल, आउटर बेवल। देखिए इस तरह से शैडो ये बनाएगा। एम्बोस, पिलो एम्बोस, स्ट्रोक्स। जैसे कि आउटर बेवल है, यहाँ से इसको डेप्थ थोड़ी बढ़ाने से जो बेवल का एरिया है वो बड़ा हो जाएगा। उसका साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं। इनर बेवल ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप। इसको थोड़ा अगर आप सॉफ्ट करना चाहते हैं इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आता है थोड़ा स्मूथ है, इसको आप थोड़ा हार्ड करना चाहते हैं तो हार्ड भी कर सकते हैं। ये जो शेडो है ये अप यहाँ पे ऊपर की तरफ है, उसकी जगह पे आपको डाउन में चाहिए तो डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे कंटूर दिया गया है, इसको ऑन करेंगे तो अलग अलग स्टाइल रेडीमेड दिया हुआ है बेवल और एम्बोस के। जिस स्टाइल में आपको इफ़ेक्ट चाहिए उस स्टाइल में आप इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इसके ऊपर टेक्सचर चाहिए तो टेक्सचर भी आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ। या तो फिर इस तरीके का टेक्सचर चाहिए तो टेक्सचर उसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। देखिए टेक्सचर निकाल देता हूँ मैं। यहाँ से उसका एंगल भी सेट कर सकते हैं आप। जो हमने अप डाउन किया ना वो उसी चीज़ को हम लोग अपने हिसाब से एंगल में भी उसको सेट कर सकते हैं। अगर इस ऑपोसिट को थोड़ा कम करना है, देखिए ये जो शैडो है उस ऑपोसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एकदम डार्क कर दिया है मैंने ब्लैक शैडो को, ऑपोसिट कम करेंगे तो कम हो जाएगा। सेम इसी यहाँ से भी आप इस तरीके से अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। रेडीमेड स्टाइल दिए हुए हैं बेवल एंड एम्बोस में। उसके बाद और भी लेयर स्टाइल्स है जैसे कि स्ट्रोक। देखिए ये जो एलिप्स है उसके आसपास एक स्ट्रोक आ चुके हैं, उसका साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इनसाइड आउटसाइड, मतलब जो आपने ड्रॉ किया है एलिप्स उसके आउटसाइड मतलब उसके बाहर चाहिए, उसके इनसाइड अंदर चाहिए, या तो उसके सेंटर में चाहिए, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी ऑपेसिटी का आप यूज़ कर सकते हैं।
इस तरीके से। आउटलाइन का कलर चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए आप डाल सकते हैं। इनर शेडो चाहिए, यहाँ से इनर शेडो आप ऐड कर सकते हैं। डिस्टेंस, उसका चौक बढ़ाने से उसकी जो आउटलाइन है वो ब्लर और शार्प हो जाएगी। साइज कम ज़्यादा करनी है कर सकते हैं। नॉइज़ बढ़ाना है तो इस तरीके का इफ़ेक्ट आ जाएगा। सेम अगेन यहाँ पे भी कुछ रेडीमेड इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ से भी आप ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल है, नॉर्मली हमको नॉर्मल ही रखना है, लेकिन अगर इस तरीके का इफ़ेक्ट चाहिए तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई है, कलर बर्न है, अलग अलग इफ़ेक्ट दिए हुए हैं जो लेयर्स में भी होते हैं नॉर्मली। शेडो नहीं चाहिए, इनर ग्लो चाहिए तो आप ग्लो भी कर सकते हैं। यहाँ से उसका इफ़ेक्ट जो है कलर इफ़ेक्ट वो भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। नॉइस कम कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं यहाँ से। देखिए इस तरीके से साइज़ अगर आपको बढ़ाना है साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ रेडीमेड इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, उसके भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेन मतलब कि एक पर्टिकुलर कलर इसके ऊपर आपको इस तरीके से ओवरलैप करना है तो इसका यूज़ होता है। ऑपेसिटी बढ़ाएंगे तो वो जो कलर है वो ज़्यादा रहेगा। नॉर्मल कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अगर कुछ शेडिंग वगैरह देना है, देखिए इस तरीके से शेडिंग चेंज कर सकते हैं। कलर ओवरले, किसी भी कलर को आप इसका ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। देखिए जो कलर आप चाहते हैं वो कलर कर सकते हैं। ऑपेसिटी कम करने पर जो बैकग्राउंड का कलर है वो दिखने लगेगा। उसके बाद आता है ग्रेडियंट ओवरले। जैसे ही कलर था वैसे ही यहाँ पे ग्रेडियंट में भी आप ओवरलैप कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से भी आप अपने हिसाब से जो भी अगर कुछ अपना खुद का ग्रेडियंट बना के रखना चाहते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केल कर सकते हैं आप उसको। लाइनर ग्रेडियंट चाहिए, रेडियल चाहिए, एंगल में चाहिए, रिफ्लेक्टर चाहिए, डायमंड चाहिए, जो भी चाहिए उसका आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट की जगह अगर पैटर्न चाहिए तो पैटर्न भी ओवरले कर सकते हैं इस तरीके से। उसके भी आप स्केल वगैरह कर सकते हैं। ऑपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आउटर ग्लो चाहिए, देखिए बाहर की तरफ ग्लो बढ़ रहा है, साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। अभी देखिए साइज़ बढ़ रहा है, स्प्रेड कर रहा है इसको ज़्यादा। यहाँ से भी उसका रेंज बढ़ाना है, कम करना है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ रेडीमेड ऑप्शन दिया है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो डालने के लिए ऑपोसिटी, अगेन इसमें साइज़, शेडो का कलर, अगर कोई और कलर चाहिए शेडो में तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं। डिस्टेंस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं इसको, नॉइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ओके करने पर आपका जो लेयर है उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर लेयर को देख सकते हैं
तो ये जो लेयर में FX करके ये जो एक सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर आपने इफ़ेक्ट दिया हुआ है। अगर आप इस इफ़ेक्ट को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस तरीके से हाइड भी कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो डालना है तो डाल सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे आता है न्यू फिल लेयर। मतलब कि अगर आप किसी पूरे एक लेयर को फिल करना चाहते हैं सॉलिड कलर से, तो आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। जो भी कलर आप पूरे लेयर पे डालना चाहते हैं वो सीधा डाल सकते हैं। अगर इसकी जगह पे ग्रेडियंट चाहिए तो आप ग्रेडियंट डाल सकते हैं इस तरीके से। पैटर्न डालना चाहते हैं पैटर्न भी डाल सकते हैं इस तरीके से। आज के सेशन में लेयर मास्क सीखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे और किस तरीके से होता है। लेयर के अंदर लेयर मास्क। अब लेयर मास्क का यूज क्या होता है कि अगर आपको दो अलग अलग इमेजेस आपको मर्ज करनी है तो लेयर मास्क का यूज होता है। जैसे कि अगर किसी का कोई इमेज है जिसमें किसी का फेस है, उसका फेस आपको किसी और के फेस से रिप्लेस करना है तो भी लेयर मास्क का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे ये मेरी एक इमेज है, इसके अंदर आप देखेंगे कि पूरा जो आसमान है वो पूरा खाली है। मुझे इसको बादलों से पूरा भर देना है तो हम लेयर मास्क का यूज़ करेंगे। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो इमेज है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बादलों से पूरा आसमान भरा हुआ है। ये चीज़ मुझे वहाँ पे चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इतना पोर्शन जो है वो सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कर देते हैं Ctrl+C कॉपी और इस इमेज में कर देते हैं Ctrl+V पेस्ट। इसका बैकग्राउंड लेयर हम लोग रिलीज कर देते हैं। लेयर 1 का सबसे पहले आपको ओपेसिटी कम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ओपेसिटी कम करेंगे तो आपको पीछे का जो इमेज है वो आपको दिखेगा और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको जो ऊपर का जो इमेज है वो किस तरीके से सेट करना है। अब मूव टूल से ये हमारी बादलों वाली जो इमेज है उसको हम इस तरीके से कुछ सेट कर रहे हैं। इस तरीके से मुझे ये पोर्शन चाहिए, ये खाली बादलों की जगह पे। अब ओपेसिटी जो है वो 100% कर देंगे और अब ये जो लेयर है लेयर 1, इसको ड्रैग करके नीचे ले लेंगे। जो इमेज है जिसकी इफ़ेक्ट जिस इमेज के ऊपर आपको डालनी है वो इमेज हमेशा नीचे आएगी। लेयर 0 को हमने सिलेक्ट किया है। लेयर में जाके हम यहाँ पे देंगे लेयर मास्क रिवील ऑल। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका फोरग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है। इसी तरीके से रहना चाहिए। अगर फोरग्राउंड कलर हम वाइट कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं तो जो चीज़ डिलीट की है वो चीज़ अगर आपको वापस लानी है तो फोरग्राउंड कलर आपको वाइट करना है और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर देना है। अब यहाँ से ब्रश टूल सिलेक्ट कर देते हैं। ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको रब करना शुरू कर देते हैं। जैसे रब करेंगे हमने पीछे जो बादलों वाली इमेज रखी है वो इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, थोड़ा जूम कर देते हैं। इस तरीके से आप इसको पूरा डिलीट कर सकते हैं। छोटा करने के बाद जो बाकी का पोर्शन है उसको निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो इमेज है
देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया है। तो यहाँ से हम वाइट कलर कर देंगे और इसको वापस रब करना शुरू करेंगे तो जो डिलीट हो गया है वो वापस आ जाएगा। देखिए अभी ये जो पूरा आपका आसमान है वो पूरा इस तरीके से बादलों से भर चुका है। अब हम सीखेंगे लेयर के अंदर वेक्टर मास्क। वेक्टर मास्क का यूज़ हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ऑब्जेक्ट के साथ ही कर सकते हैं। एज पर एग्जांपल यहाँ पे जो वेक्टर ऑब्जेक्ट उसमें से मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे कि रेक्टेंगुलर टूल। यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। रेक्टेंगल में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पाथ होना ज़रूरी है। रेक्टेंगल का हमने पाथ एक ड्रॉ किया है। लेयर में जाके वेक्टर मास्क के अंदर हम करेंगे करंट पाथ। देखिए आपका जो इमेज है वो आपने जो ड्रॉ किया हुआ जो एरिया है उसके अंदर आ चुका है। मूव टूल से आप इसको मूव कर सकते हैं और पाथ को अगर मूव करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा पाथ सिलेक्शन टूल। आगे हमने सीखा था ग्रुप फ्रॉम लेयर। यहाँ पे आपको ग्रुप लेयर्स दिया है, सेम वही चीज़ है, कंट्रोल जी। ग्रुप फ्रॉम लेयर्स में दो लेयर को आपने सिलेक्ट करके उसको एक ग्रुप में डायरेक्टली डाल दिया था। कंट्रोल जी से सेम वही चीज़ होता है। अगर आपने किसी भी दो लेयर्स को ग्रुप बनाया है उसको आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी लेयर को आप हाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से हाइड कर सकते हैं, जो हम यहाँ से करते ही हैं। अब आता है अरेंज। अरेंज के अंदर यहाँ पे आप किसी भी लेयर को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट। मैंने यहाँ पे लेयर 2 सिलेक्ट किया हुआ है। लेयर 2 जिसके अंदर ये ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है, लेयर 3 उसमें ग्रीन ऑब्जेक्ट है और लेयर 3 कॉपी जिसके अंदर ये पिंक ऑब्जेक्ट है। लेयर में जाके ऑरेंज में जाके यहाँ से हम कर रहे हैं ब्रिंग टू फ्रंट। देखिए ये सबसे ऊपर आ गया ये लेयर, यहाँ पे देख लीजिए। अगर मुझे यही लेयर पीछे लेके जाना है, यहाँ से करेंगे ऑरेंज में सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड करेंगे तो सिर्फ एक स्टेप पीछे जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक स्टेप आगे आएगा। सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबसे आगे आ जाएगा और सेंड टू बैक करने पर सबसे पीछे चला जाएगा। जैसे कि ये लेयर 3 कॉपी है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से ऑरेंज में जाके सेंड टू बैक कर रहा हूँ। देखिए एंड में चला गया है। तो इस तरीके से हम लेयर को अलग अलग जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है लेयर के अंदर अलाइन। अलाइन क्या होता है? ये मेरे 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, मैं सबको इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे रखा हुआ हूँ। अब मुझे इसका अलाइनमेंट चेंज करना है। मैं तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ ऊपर से भी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं और लेयर में जाके अलाइन ऑप्शन के में भी आप अलाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है टॉप एजेस, तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद अलाइन वर्टिकल सेंटर्स, दोनों सेंटर में आ जाएंगे। अलाइन बॉटम, बॉटम एजेस पे आ जाएंगे। अलाइन लेफ्ट एजेस, लेफ्ट एजेस पे। अलाइन सेंटर, सेंटर पे। अलाइन राइट एजेस, राइट एजेस पे। डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस, डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस करने पे सब एक टॉप एजेस के अलाइनमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूट का नॉर्मली यूज़ अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच की स्पेसिंग सेट करना है
तो इस तरीके से हम पूरी स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। दोस्तों फोटोशॉप के आज के सेशन में लेयर को मर्ज करना सीखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे और किस तरीके से होता है। अगर आप किसी भी लेयर को लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या तो फिर आपको लेयर में लॉक लेयर्स करके ऑप्शन दिया जाता है, इस तरीके से लॉक ऑल कर दीजिए और लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाजू में कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सबसे पहला है लॉक ट्रांसपेरेंसी लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है लॉक इमेज पिक्सल्स लॉक हो जाएंगे। मूव मतलब कि लॉक पोजीशन, अब इसको मूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आता है लॉक पोजीशन, मतलब इसको आप मूव नहीं कर पाएंगे। और ये होता है लॉक ऑल, जिसमें आप सब कुछ लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग इफ़ेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने लेयर 1 के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, वो अभी फ़िलहाल एक नॉर्मल इफ़ेक्ट में है। यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट दिए गए हैं, डिज़ोल्व, डार्कन, देखिए इस तरीके से, मल्टीप्लाई, कलर बर्न। इसके लिए 2 लेयर होना ज़रूरी है। ऊपर का जो पहला लेयर होगा उसका जो इफ़ेक्ट आपको नीचे के लेयर में दिखेगा। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसके अंदर हम लोग नॉर्मल में ही यूज़ कर देते हैं। डिलीट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग 3 लेयर्स हैं। अब मुझे इन लेयर्स को मर्ज करना है। जो चौथा लेयर है मुझे उसको तीसरे लेयर के साथ मर्ज करना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे मर्ज डाउन। मर्ज डाउन करेंगे तो तीसरा और चौथा लेयर एक ही हो जाएगा। देखिए तीसरे लेयर में 2 ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम लेयर के अंदर, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मर्ज विजिबल। मर्ज विजिबल का मीनिंग क्या होता है कि जितने लेयर्स विजिबल रहेंगे सिर्फ उतने ही लेयर मर्ज हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसको इनविजिबल कर देता हूँ, इसको इनविजिबल कर देता हूँ। अब देखेंगे 2 और 3, ठीक है, ये सिर्फ ये 2 लेयर ही विजिबल है। ठीक है, तो लेयर में जाके हम करेंगे मर्ज विजिबल, तो 2 और 3 सिर्फ ये 2 लेयर ही विजिबल है और ये 2 लेयर ही मर्ज हो चुके हैं, बाकी सारे के सारे मर्ज नहीं हुए। अब मैं इन दोनों को भी विजिबल कर देता हूँ। और लेयर में लास्ट में आता है फ्लैटन इमेज, मतलब जितने भी लेयर है वो सारे के सारे मर्ज होके बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब हम सिलेक्शन मेन्यू देखेंगे। सिलेक्शन मेन्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल। जितना भी पेज है पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल D इसको कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है रीसिलेक्ट। उसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल D। मतलब जो सिलेक्शन आपने डीसिलेक्ट किया हुआ है उसको अगर आपको वापस सेलेक्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा रीसिलेक्ट। उसके बाद ऑप्शन आता है इन्वर्स यानी कि जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है उसका इन्वर्स, मतलब उसके अलावा जितना भी एरिया है वो सारा आपको अगर सिलेक्ट करना है तो आपको यूज़ करना है सिलेक्ट के अंदर इन्वर्स का, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल I। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे जाके मैं दे रहा हूँ इन्वर्स यानी कि शिफ्ट कंट्रोल I। ये देने पर जो हमने सिलेक्ट किया था उसको छोड़ के बाकी सारा एरिया सिलेक्ट हो चुका है। मतलब अगर मैं यहाँ पे मूव टूल से इसको कट करता हूँ तो इतना एरिया छोड़ के बाकी सारा एरिया कट हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद आता है
सिलेक्ट ऑल लेयर्स, जितने भी लेयर यहाँ पे रहेंगे वो सारे के सारे लेयर सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3-4 लेयर ओपन किए हैं, यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑल लेयर्स, सेम डीसिलेक्ट ऑल लेयर्स। उसके बाद आता है सिलेक्शन में कलर रेंज। कलर रेंज क्या करेगा, आपका कलर जो है उसको सिलेक्ट करेगा। सबसे पहले इसका फ्यूजीनेस जो है वो आप 0 कर दीजिए, कंट्रोल प्रेस करिए। जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे यहाँ आपको इमेज दिखेगी। मुझे ये आसमान का पार्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप अपना फ्यूजीनेस बढ़ाएंगे यहाँ पे कुछ पोर्शन वाइट हो जाएगा। मतलब कि जितना पोर्शन यहाँ पे वाइट होता है उतना पोर्शन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद ओके कर लीजिए, इतना पार्ट सिलेक्ट हो चुका है। ये तकरीबन मैजिक वैन टूल के जैसा ही है। सिलेक्शन में उसके बाद आता है रिफाइन एज। रिफाइन एज जैसे ही आप ओपन करेंगे इस तरीके से जो आपका सिलेक्टेड एरिया है उसके अलावा बाकी का एरिया पूरा वाइट हो जाएगा और आप अपने सिलेक्शन को किस तरीके से कट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। रेडियस इसका हम बढ़ाएंगे, देखिए इसका एजेस जो है कट करने के बाद ऐसा हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। स्मूथ फेदर्स इसका बढ़ाएंगे, देखो कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कटिंग करने के बाद आपका इमेज इस तरीके से कट होगा, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ओके करने पर आपका सिलेक्शन वैसे ही सेट हो जाएगा और अगेन आप मूव टूल से इसको कट कर सकते हैं। कंट्रोल डी डिसेलेक्ट। उसके बाद आता है ग्रो। मैंने यहाँ से इतना पोर्शन सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट में जाके यहाँ से करेंगे ग्रो। देखिए मैंने जो आसमान का पार्ट सिलेक्ट किया हुआ था उसने उसके जैसा जितना भी पार्ट था पूरे इमेज में वो उसने सिलेक्ट कर लिया है। मतलब कि ग्रो क्या करता है, अपना जैसा दूसरा जितना भी पार्ट होगा इमेज के अंदर वो सिलेक्ट कर लेगा। सिमिलर वैसा ही कुछ करता है लेकिन सिमिलर का जो रेंज है वो ज़्यादा रहता है ग्रो से। मतलब सिमिलर अपने जैसा जितना भी पार्ट होगा एक इमेज के अंदर वो सारा पार्ट तो सिलेक्ट करेगा लेकिन उसके सिमिलर जो भी पार्ट होगा वो भी सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्शन में उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। जैसे हम लोग इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं वैसे ही सिलेक्शन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को आप रोटेट या स्केल करना चाहते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से आप कर सकते। कंट्रोल डी। अगर आपने कोई पोर्शन सिलेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, अब ये जो सिलेक्शन है इसका आपको यूज़ बार बार करना है तो इस सिलेक्शन को आप सेव कर सकते हैं। सिलेक्ट में जाके यहाँ पे सेव सिलेक्शन, इसका एक नाम दे दीजिए, 1 2 3 नाम दे देते हैं और ओके कर देते हैं इसको। मतलब अभी मेरा ये सिलेक्शन सेव हो गया है, इसको डीसिलेक्ट कर देते हैं। कभी भी अगर इस सिलेक्शन का आपको यूज़ करना है तो आपको वापस वैसा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन कर लीजिए। लोड सिलेक्शन में आपका दिखाएगा 1 2 3, ओके कर लीजिए, वो सिलेक्शन वापस हो जाएगा। कंट्रोल डी। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और इमेज ओपन कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मेरी जो ये पहले वाली इमेज है इसके अंदर रेक्टेंगुलर मार्की टूल से मैं इतना पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। इतना पार्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल सी यानी कि इतना पार्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये जो मैंने नया इमेज खोला है वहाँ पे जाके इसको मैं
कंट्रोल V यानी कि पेस्ट कर देता हूं। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया, जो सिलेक्टेड मेरा पार्ट था वो कॉपी होके यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे लेयर देख रहे हैं। लेयर के अंदर आप देख रहे हैं कि नीचे का जो लॉक किया हुआ बैकग्राउंड लेयर है उसके अंदर मेरा ओरिजिनल इमेज है, और जो मैंने कॉपी किया एरिया वो यहाँ पे लेयर 1 में आ चुका है। जैसे कि हमने पहले देखा था उसी तरीके से हम लोग बैकग्राउंड को अनलॉक कर देते हैं। अब लेयर 1 को सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना है, आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आपको कुछ भी ये वर्क करना है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट का लेयर सबसे पहले सिलेक्ट करना ज़रूरी है। फोटोशॉप के अंदर लेयर का बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये लेयर 1 सिलेक्ट किया हुआ है, मूव टूल से जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इमेज उसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। थोड़ा और इसको मूव करते हैं, थोड़ा पेज से बाहर जा रहा है। देखिए यहाँ पे लाके मैं छोड़ रहा हूँ इसको, देखा? तो क्या हुआ कि मेरा जो बिल्डिंग का पोर्शन है वो पानी के ऊपर इस तरीके से सेट हो गया। मतलब पानी के किनारे अगर मुझे बिल्डिंग है ऐसा कुछ पिक्चर दिखाना है तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। अगर लेयर में आप यहाँ पे चेक करें तो बाजू में यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है, बिल्कुल आँखों की तरह एक साइन दिया हुआ है। इसको हम हाइड बोलेंगे। इसका यूज़ हम किसी भी लेयर को विजिबल या नॉन विजिबल करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी देखो लेयर 1 को मैं इनविजिबल कर रहा हूँ। जैसे ही इसको इनविजिबल कर दे, देखो उसका ओरिजिनल इमेज दिख रहा है। इसको वापस मैं विजिबल कर रहा हूँ। ये मेरा जो नया पिक्चर जो मैंने बनाया वो आपको दिख रहा है। मतलब इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके भी हम लोग फोटोशॉप के अंदर इमेजेस पे वर्क कर सकते हैं। दोस्तों फोटोशॉप के अंदर हम अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि इस इमेज के अंदर मैंने एक इफ़ेक्ट डाली है। ये जैसे एक वॉलपेपर होता है घर में लगा हुआ वॉल पे, ठीक है, उस तरीके का एक ये इफ़ेक्ट है। ये जो इफ़ेक्ट है ये किस तरीके से डाली है वो अभी आपको सिखाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ से देखिए ये मेरी ओरिजिनल पिक्चर है। इस पिक्चर के ऊपर मैंने वो वाला इफ़ेक्ट डाला था। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि हमको फ़िल्टर इफ़ेक्ट का यूज़ करके वो पिक्चर के ऊपर इफ़ेक्ट कैसे डालते हैं वो हम सीखते हैं। फ़िल्टर गैलरी से हम ये इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अब वो किस तरीके से होता है, फ़िल्टर मेन्यू में चले जाइए। फ़िल्टर मेन्यू में यहाँ पे आपको दी गई है फ़िल्टर गैलरी। इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। एक पूरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए ये आया म्यूजिक टाइल्स करके इफ़ेक्ट है जो हमने यहाँ पे डाली है। इसको थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए ये ऑलरेडी इफ़ेक्ट यहाँ पे डली हुई है। किस तरीके से ये मैंने डाली है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग लाइब्रेरीज दी गई है। उसमें ये लास्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, वो यहाँ से मैंने ओपन की है जिसको हम बोलेंगे टेक्सचर। टेक्सचर के अंदर म्यूजिक टाइल्स करके ये इफ़ेक्ट दी गई है। म्यूजिक टाइल्स का यूज़ करके हमने यहाँ पे इफ़ेक्ट डाली है, ठीक है। ये जो म्यूजिक टाइल्स है अब यहाँ से उसका साइज़ वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसका ग्राउंड विड्थ वो भी आप बढ़ा सकते हैं या फिर कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। इसका लाइट एंड ग्राउंड इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ वॉलपेपर इफ़ेक्ट आपको देना है तो हम म्यूजिक टाइल्स और उसके अलावा भी यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट दी गई है।
इसमें से किसी भी इफेक्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और इफेक्ट है ग्रेन करके, देखिए इमेज के ऊपर इस तरीके से डॉट आ जाते हैं, अलग अलग इफेक्ट दी गई है और आप यहाँ से ही इसके अंदर जो चेंजेस करना चाहते हैं, एडिटिंग और चेंजेस आप यहाँ से ही डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। आपको सिर्फ इफेक्ट के ऊपर एक क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे आपके इमेज के ऊपर वो इफेक्ट आ जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ से उसके अंदर एडिट करना है, चेंजेस करना है। देखिए ये एक इफेक्ट मैंने डाला है, ठीक है, फोटो कॉपी, और उसके अंदर मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। देखिए अगर किसी भी एक पोर्शन को आपको हाईलाइट करना है इमेज के अंदर, तो आप इस तरीके की इफेक्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर दीजिए, यहाँ पे आपकी इफेक्ट आ जाएगी। तो ये था हमारा फिल्टर गैलरी, जिसका यूज़ करके आप किसी भी प्रकार की अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। और फिल्टर गैलरी का इफेक्ट डालने के बाद उस प्रकार की इमेज का आप यूज़ किसी भी ब्रोशर या किसी भी मैगजीन, ऐसी चीज़ों में इसका यूज़ आप कर सकते हैं। अब फिल्टर में हम सीखेंगे लिक्विफाई के अंदर सबसे पहला टूल है यहाँ पे फॉरवर्ड वार्प टूल। इसे किसी भी चीज़ को, किसी भी पिक्सल्स को आप खींच सकते हैं। जैसे कि ये जो पिक्सल्स है इसको मैं थोड़ा खींच रहा हूँ, इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस तरीके से अगर यहाँ पे स्प्रेड करना है इसके पिक्सल्स को, तो इस टूल से आप किसी भी इमेज के पिक्सल्स को स्प्रेड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आता है यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट टूल, मतलब कि अपने फॉरवर्ड वार्प टूल से यहाँ पे कुछ भी किया है, जैसे कि ऐसा कुछ कर देते हैं हम, ये पूरा पिक्चर इस तरीके से बिगड़ गया है, उसका पूरा पिक्सल्स जो है वो स्ट्रेच कर दिया है, इसको पूरा नॉर्मल करना है वापस, तो हम रिकंस्ट्रक्ट टूल का यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आता है पुकर टूल। पुकर टूल क्या करेगा, किसी भी एक पॉइंट पे बाकी के सारे जितने भी पिक्सल्स होते हैं उसको खींचेगा, एग्जैक्टली लाइक मैग्नेटिक की तरह सबको वो खींचेगा। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए आजू बाजू के जितने भी पिक्सल्स हैं वो किसी भी एक पॉइंट पे आप उसको खींच सकते हैं। ये उसका उल्टा है बोल्ट टूल। देखिए इस तरीके से जो भी पिक्सल्स है उसको आप बड़ा धकेल सकते हैं। उसके बाद आता है पुश लेफ्ट। इस तरीके से आप किसी भी पिक्सल्स को थोड़ा लेफ्ट में इस तरीके से पुश कर सकते हैं। देखिए पिक्सल्स लेफ्ट में बाहर जा रहे हैं, पुश हो रहे हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल अपना हैंड टूल है और जूम इन जूम आउट है। इसके बाद फिल्टर में आता है ब्लर। ब्लर में अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि एवरेज, पूरा ब्लर हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लर करेगा, ये नॉर्मल ब्लर है। देखिए यहाँ से जाके ब्लर मोर कर देते हैं, थोड़ा और ब्लर होगा।
बॉक्स ब्लर, यहाँ से कुछ इस तरीके से आप इमेज को ब्लर कर सकते हैं। ब्लर में उसके बाद यहाँ पे आता है गॉसियन ब्लर। ये भी एक ब्लर का टाइप ही है। इस तरीके से आप इमेज को पूरा अगर ब्लर करना चाहते हो। नॉर्मली ब्लर का यूज़ कब होता है कि जब इमेज जो है वो लो रिजोल्यूशन है और आपको कहीं बड़े साइज़ में इसको प्रिंट करना है या किसी बड़े साइज़ में इसको यूज़ करना है, तो नॉर्मली थोड़ा बहुत ब्लर कर दिया जाता है, ब्लर या फिर ब्लर मोर कर दिया जाता है। इससे ये होता है कि जो पिक्सल कम होने के कारण पिक्चर जो फटती है ना, वो फटती नहीं है, उसकी जगह पे वो पिक्चर थोड़ी ब्लर दिख जाती है। सो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर ब्लर करना नहीं चाहिए। अगर हाई रिजोल्यूशन वाला इमेज है तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। उसके बाद ब्लर में लेंस ब्लर भी दिया हुआ है। इससे यहाँ पे आप रेडियस बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली इसका एक और यूज़ है कि अगर आपको कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें कोई एक प्रोडक्ट आपको हाईलाइट करना है और बाकी सारे प्रोडक्ट आपको हाईलाइट नहीं करने हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट आपको हाईलाइट करने हैं उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट है उन सबको आप सिलेक्ट करके ब्लर कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपको जो प्रोडक्ट का हाईलाइट करना है वो बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। इवन वेडिंग एल्बम में भी इसका यूज़ होता है। वेडिंग एल्बम में इसका क्या यूज़ होता है कि नॉर्मली अगर आपको जो ग्रूम और ब्राइड है उन दोनों को अच्छे से हाईलाइट करना है या तो फिर ब्राइड की ज्वेलरी आपको हाईलाइट करनी है, तो ऐसी जगह पे हम लोग ब्लर का यूज़ कर सकते हैं। ब्लर में आप जो भी ऑप्शन यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दो सब ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो डिपेंड होता है कि किस तरीके का इमेज है और किस तरीके की इमेज के ऊपर आपको ये इफेक्ट डालना है। जैसे कि ये मोशन ब्लर है, ऐसे कुछ मुझे इफेक्ट दिखाना है कि ये जो कार है एकदम स्पीड में जा रही है, तो मैं ज़्यादा इसका यूज़ करूँगा। देखिए जब स्पीड में जाती है चीज़ें तो बाहर की चीज़ें आपको कुछ इस तरीके से दिखती हैं। देखिए इस तरीके से दिखाना पड़ता है, तो डेट इज कॉल्ड मोशन ब्लर। ब्लर में और भी ऑप्शन है, जैसे कि रेडियल ब्लर है। पूरा इसका अमाउंट बढ़ा दीजिए, यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए इस तरीके से राउंड में ब्लर हो जाएगा। राउंड पूरा पैचेस के बन रहा है। यहाँ पे जाके शेप ब्लर, इसे जिगजैग ब्लर करना है, शेप ब्लर करना है। यहाँ पे जो भी शेप दिया गया है उस शेप में आपका पर्टिकुलर ब्लरिंग दिखेगा। देखिए इस तरीके से जो मैंने अभी शेप सिलेक्ट किया था उस तरीके से ये ब्लर हो चुका है। उसके बाद ब्लर के अंदर आता है स्मार्ट ब्लर। देखिए स्मार्ट ब्लर क्या करेगा कि ये थोड़ा कम ब्लर करेगा लेकिन पिक्चर को ये थोड़ा क्लियर बनाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से, इतना यहाँ से ब्लर्ड हम बना देते हैं। इसको ओके करेंगे, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। देखिए ये जो लाइन है वो शार्प हो चुकी है, मतलब कि स्मार्ट ब्लर आपकी इमेज को थोड़ा शार्प बना देती है, थोड़ा क्लियर बना देती है। कंट्रोल Z, ये ओरिजिनल इमेज है। उसके बाद ब्लर में आता है सरफेस ब्लर। वो भी कुछ स्मार्ट ब्लर जैसा ही काम करेगा, लेकिन इसका इंटेंसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा स्मार्ट ब्लर से। स्मार्ट ब्लर का इंटेंसिटी कम रहता है। इस तरीके से अब इसका यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट ब्लर और सरफेस ब्लर दोनों आपको खराब पिक्चर है
तो उसको थोड़ा ब्लर करके आपको बड़े साइज में दिखाना है तो उसके लिए बहुत यूज़ होता है। वैसे यहाँ पे एक ब्लर गैलरी भी दिया हुआ है। फिल ब्लर के अंदर देखिए इस तरीके का सर्कल आ रहा है। अब इसके अंदर यहाँ से ब्लर कम करने पर देखिए इसका ब्लर कम हो गया, और इस पॉइंट में ब्लर बढ़ाने पर देखिए ये ज़्यादा ब्लर हो गया। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से ब्लर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर में यहाँ पे आता है आइरिस ब्लर। देखिए ये राउंड के अंदर जितना पार्ट रहेगा उतना क्लियर रहेगा और बाकी का सारा पार्ट जो है वो ब्लर होता जाएगा। जैसे कि इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसका पार्ट आपको कम या ज़्यादा करना है। देखिए ये मैंने एकदम टच कर दिया तो एकदम ये सारा पार्ट जो है बाहर का पार्ट, ठीक है, वो पूरा ब्लर दिख रहा है और अंदर का पार्ट है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट भी आता है, सेम वही है, वो रेडियल था, ये लाइन में रहेगा। पाथ ब्लर अगेन आपको जिस तरीके से लाइन इसका ड्रॉ करेंगे उस तरीके से इसका ब्लर होता जाएगा। देखिए फिल्टर में ब्लर गैलरी के बाद आता है डिस्टॉर्ट। उसमें पिंच के अंदर देखिए ये जो अमाउंट है वो जितना बढ़ाएंगे उतना बीच का जो मिडल पॉइंट है वो बाकी के सारे पिक्सेल्स को खींचेगा, और जितना उल्टा करेंगे उतना वो दूर धकेलेगा। देन पोलर कोऑर्डिनेट, देखिए इस तरीके से पूरा रेक्टेंगुलर इफेक्ट दे देता है। देन रिपल से कुछ रिपल इफेक्ट चाहिए इस तरीके से, तो इसका यूज़ करेंगे। शीयर, अगर आपको पूरा इस तरीके से इसको स्क्यू करना है अपने इमेज को तो आप शीयर का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है स्पेराइज। देखिए इस तरीके से अमाउंट कम करने पर अंदर खींचेगा, अमाउंट बढ़ाने पे ज़्यादा खींचेगा। ट्विरल, पूरा इस तरीके से राउंड इफेक्ट देगा इमेज को। वेव इफेक्ट देगा। वाटर इफेक्ट बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से इमेज को इफेक्ट देना है तो इसका यूज़ होता है। जिगजैग अगर इफेक्ट देना है तो यहाँ से आप जिगजैग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ। जो वेव्स होते हैं पानी में तो उसमें जो इफ़ेक्ट होता है वैसा ही कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट है। डिस्टॉर्ट के बाद आता है नॉइस। ऐसा डॉटेड इफेक्ट डाल देगा ये नॉइस बढ़ाने पे। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज़्यादा डॉट्स ऐड हो जाएंगे। यूनिफॉर्म में कम डॉट रहते हैं।
फिल्टर के अंदर उसके बाद ऑप्शन आता है रेंडर। रेंडर में पिक्चर फ्रेम। अब यहाँ पे किसी भी टाइप का फ्रेम डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लाइब्रेरी में फ्रेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर वगैरह सेट कर सकते हैं, उसका मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, फ्लो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके करने पर आपकी फ्रेम इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद रेंडर के अंदर ट्री करके ऑप्शन है। ट्री के अंदर इस तरीके से अलग अलग ट्री दी हुई है। यहाँ पे उसके अंदर आप एडिट करना चाहते हैं तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। थोड़ा ब्रांचेस इसके कम कर दिए मैंने, और कम कर दिए। उसके ब्रांचेस अगर बढ़ाने हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ब्रांचेस की थिकनेस, लीव की साइज और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ओके करने पर इस तरीके से आपकी ट्री आ जाएगी। उसके बाद फिल्टर के अंदर क्लाउड्स भी दिया है। अगर आप यहाँ पे पूरा क्लाउड डालना चाहते हैं, क्लाउड में क्या है कि ये जो फोरग्राउंड कलर और जो बैकग्राउंड कलर होगा ना, उसका यूज़ होगा क्लाउड बनाने के लिए। रेडीमेड क्लाउड दिया है यहाँ पे, तो वो आप डायरेक्टली इस तरीके से डाल सकते हैं। देखिए, उसके बाद आता है डिफरेंस क्लाउड्स। पूरा मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट कह सकते हैं आप इसको। फाइबर्स, ऐसा फाइबर का इफेक्ट चाहिए लकड़ी का, यहाँ से इसका वाइब्रेंस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ओके करने पर पूरा फाइबर आ जाएगा। फिल्टर के अंदर रेंडर में लेंस फ्लेयर करके ये ऑप्शन है। देखिए, इस तरीके से अगर आपको लेंस बनाना है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव ऑप्शन है, बहुत यूज़ होता है इसका। सीधा लेंस आप बना सकते हैं इस तरीके से। ओके करने पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर लेंस आ जाएगा। मतलब अगर आपको ये दिखाना है कि धूप में आपकी गाड़ी चल रही है या पूरा धूप है यहाँ पे, तो वो आप इमेज पर डायरेक्टली इफेक्ट डाल सकते हैं। रेंडर के अंदर एक और इफेक्ट आता है लाइटिंग इफेक्ट। देखिए, इस तरीके से अलग अलग आप लाइट डाल सकते हैं। ये स्पॉटलाइट है, यहाँ से पॉइंट लाइट। देखिए, यहाँ से इस तरीके से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्फिनिटी लाइट, इसको भी इस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पॉटलाइट के अंदर भी आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे कर लेते हैं रेड कलर। इस तरीके से मुझे पूरा इफेक्ट देना है इसको, तो वो मैं दे पाऊँगा। देखिए, इसका इफेक्ट अगर बढ़ाना है इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ग्लो बढ़ाना है इसका, देखिए इसको कम ज़्यादा करने पर उसका जो बैकग्राउंड का जो डार्क पोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है शार्पन। यहाँ से देखिए, ठीक है, वहाँ आपको दिखेंगे उसकी बॉडी पे थोड़ा पॉइंट्स इस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। थोड़ा स्मूथ कर देते हैं।
देखिए यहाँ पे ओके करने पर पूरा देखिए इस तरीके का इफेक्ट आएगा। मतलब ये देखिए आप पूरा स्मूथ हो गया है, पूरे डॉट्स थे यहाँ पे, कंट्रोल जो कर देते हैं, देखिए ये डॉट्स जो थे वो भी स्मूथ हो गए हैं। तो अगर आपको इस तरीके से स्मूथ करना है तो आपको यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा शार्पन के अंदर शेक रिड्यूस, देन अगेन शार्पन, थोड़ा और शार्प करेगा। बहुत ही माइनर इफेक्ट है ये। शार्पन एजेस, देखिए ये इस तरीके से एज को शार्पन कर रहा है, उसके बॉर्डर को। बहुत ही ये भी माइनर इफेक्ट है। शार्पन मोर, और ज़्यादा शार्पन करना है तो स्मार्ट शार्पन, उसका रेडियस बढ़ा दीजिए। देखिए अभी आपका पूरा एरिया जो है वो काफ़ी शार्प हो रही है, पूरी गाड़ी। देखिए बहुत ही हैवी इफेक्ट है ये। देखिए इस तरीके से इफेक्ट दे देगा ये। और अनमार्क शार्पन, देखिए पूरा शार्पन एरिया ये बढ़ा रहा है इस तरीके से। नॉर्मली ऐसी चीज़ें जैसे कि ज्वेलरी हो, ऐसी चमकदार चीज़ों पे इस इफेक्ट का ज़्यादा यूज़ होता है। स्टाइलाइज में डिफ्यूज, डार्क लाइट, एनिस्टॉफिक, देखिए इस तरीके का इफेक्ट देगा ये। एम्बोज करना है आपको, एम्बोज होते हुए आपको अगर इफेक्ट दिखाना है तो हम वो दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक्सट्रूड, एक्सट्रूड के अंदर यहाँ पे ब्लॉक्स और पिरामिड दो चीज़ें हैं। ब्लॉक्स 30 पिक्सल्स दिया हुआ है, ओके करेंगे। देखिए इस तरीके का इफेक्ट आएगा। वॉलपेपर्स बनाने में इसका यूज़ होता है। यहाँ पे एक्सट्रूड में पिरामिड अगर इफेक्ट चाहिए तो सेम वैसा ही इफेक्ट है, लेकिन पिरामिड में आएगा कुछ इस तरीके से। फाइंड एजेस, एक ड्राइंग जैसा इफेक्ट आ जाएगा। सोलराइज, नेगेटिव, टाइल्स बनाना है 10 की जगह पे यहाँ पे 15 कर देते हैं, और ऑफसेट भी 15 कर देते हैं। ऑफसेट क्या है कि जो दो टाइल होता है उसके बीच की जो स्पेस होती है उसको हम ऑफसेट बोलते हैं। देखिए इस तरीके का इफेक्ट आएगा, ये पूरा रैंडमली टाइल्स का इफेक्ट ये यहाँ पे बन जाएगा। ट्रेस काउंटर, पूरा ड्राइंग बन जाएगा। विंड, इस तरीके से विंड का इफेक्ट देगा। अब हम सीखेंगे विंडो के अंदर ऑरेंज। ऑरेंज का यूज़ क्या है? अगर आपने जितने भी अलग अलग पेजेस या फिर आर्टबोर्ड ओपन किए हैं, अलग अलग इमेजेस जो ओपन की है, उसको आपको एडजस्ट करना है तो ऑरेंज का यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अलग अलग इमेजेस जो है ओपन की हुई है। विंडोज़ में जाके ऑरेंज टाइल ऑल वर्टिकली करेंगे तो देखिए चारों के चारों आपके इमेजेस इस तरीके से अलग अलग उसकी फाइल जो है वो सेट हो जाएगी। इसको अगर करना है हॉरिजॉन्टली, टू अप हॉरिजॉन्टली, दो अपनी फाइलें दिखेंगी। टू अप वर्टिकल, 3 अप हॉरिजॉन्टल, 3 अप वर्टिकल, 3 अप स्टैक्ड। इस तरीके से इसका यूज़ और इसका फ़ायदा सिर्फ इतना होता है कि एक साथ आप अलग अलग फाइलों में
एक साथ आप वर्क कर सकते हैं। फोर अप, और ये जो हम लोग डिफॉल्ट करते हैं कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स। वर्क स्पेस यानी कि ये जो पूरा आपका एरिया है इसको हम लोग वर्क स्पेस बोलेंगे। वर्क स्पेस में नॉर्मली हम लोग सारा काम करते हैं। अब हम सीखेंगे व्यू। व्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है जूम इन जूम आउट, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस जो हम करते रहते हैं। उसके बाद फिट टू स्क्रीन, पूरे स्क्रीन पे उसको इमेज को पूरा फिट करना है 100%, उसका एग्जैक्टली 100% क्वालिटी अगर आपको देखना है पिक्चर का 200 डबल हो जाएगा पिक्चर्स का साइज। प्रिंट साइज मतलब प्रिंट में ये कैसा दिखेगा वो आपको यहाँ पे प्रिंट साइज दिखाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन मोड है, इसका शॉर्टकट है F। पूरा फुल स्क्रीन मोड आ जाता है। देखिए इस तरीके से पूरा फुल स्क्रीन में अगर आपको ये वर्क करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। F प्रेस करने पर आप वापस अपना ओरिजिनल वर्क एरिया आ जाएगा। रूलर्स, यहाँ से आप रूलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्लिक करना है, क्लिक करके लाइन यहाँ पे लाके आपको छोड़ देनी है। मतलब कि रूलर का यूज़ अगर आपको कोई भी चीज़ इमेज के अंदर मेजर करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे लाके लाइन को छोड़ दीजिए। अब ये हो गया आपका मेजरमेंट, तो इसको आप ध्यान में रख के आप अपनी चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद लेयर के एजेस, आपको ये जो लेयर में बॉर्डर दिख रही है लेयर एजेस अगर आपको देखनी है, चेक करनी है, देखिए इसको हटाएंगे तो भी यहाँ से इस तरीके से देखनी है तो आप देख सकते हैं। लेयर एजेस निकाल देते हैं। ग्रिड देखना चाहते हैं ग्रिड देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो लाइन बनाता है इसको बोलता है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस को रखने के बाद उसको लॉक करना है, लॉक गाइडलाइंस। लॉक करने के बाद क्लियर अगर डिलीट करना चाहते हैं क्लियर गाइडलाइंस। नई गाइडलाइंस आपको एग्जैक्टली किसी नंबर पे चाहिए। देखिए यहाँ से मुझे चाहिए वर्टिकल गाइडलाइन और 3 पिक्सल्स पे चाहिए। ओके करेंगे, देखिए एग्जैक्टली 3 पे आ गया। न्यू गाइडलाइन अगेन हॉरिजॉन्टली 4, ओके।